ठीक है। तो अभी तक आप में से कोई बताएगा कि आपने यहाँ तक क्या पढ़ लिया, किस सिनेरियो में आप लोग स्टडी कर रहे हैं इसको, या क्या पढ़ रहे हैं इसमें जनरेटिव है किस कोर्स में? इसमें कल तो हमने ट्रांसफार्मर्स को देखा था, और कैसे ट्रांसफार्मर्स को हमने उसके थ्रू प्रॉम्प्ट यूज करके डिफरेंट वो ले रहे थे, आउटपुट्स ले रहे थे। तो ये था कि हमें जीपीयूज वगैरह से हम बच गए थे, और यूं हम सीपीयू के ऊपर ही हमारा काम हो रहा था, और मॉडल्स वगैरह भी हमारे जो थे वो ट्रेंड मॉडल्स हम यूज कर रहे थे। ओके, गुड गुड। और अभी तक इसके टोटल कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? 2 सर। या दो हो चुके हैं, तीसरा है। ओके, 2 हो चुके हैं। तो आप लोगों ने इसका ओवरव्यू करा है जनरेटिव एआई का, कि बेसिक ये जनरेटिव एआई कहाँ से क्रिएट होके आई है, कि ये हमारे पास इसकी बेसिस क्या है, या कहाँ से बन के आई है ये, और किस तरह वर्क करती है, एपीआईज किस तरह वर्क करती हैं? जी, इसको देखा था जनरेटिव एआई, मतलब ये एनएलपी, और इसमें कैसे मतलब टेक्स्ट फर्दर जनरेट करती है, या इमेजेस वगैरह फर्दर डाटा सेट्स के लिए जनरेट करती है सारा। ओके, गुड। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। बेसिकली सबसे पहले ना जनरेटिव एआई को स्टडी करने से पहले ना आपको इसके पीछे बेसिक स्टेप्स कुछ पता होने चाहिए, कि जनरेटिव एआई के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है। पहले सबसे पहले आपको मशीन लर्निंग का आइडिया होना चाहिए कि मशीन लर्निंग किस तरह वर्क करती है, उसके बाद डीप लर्निंग किस तरह वर्क करती है। फिर उसके एडवांसमेंट में हमारे पास ना जनरेटिव एआई आ जाती है, जिसको आम अल्फाज में या जनरल में आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी कहते हैं, और जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज होती है हमारे पास। तो जनरेटिव एआई बेसिकली आप लोगों ने जितने भी हैकाथॉन्स अटेंड किए हैं ना, उन सब में आपने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो जनरेटिव एआई है। जितनी भी टेक्नोलॉजी आप लोग यूज करके आ चुके हैं ना अभी तक हैकाथॉन्स में, वो जनरेटिव एआई को ही यूज करते हैं। ना उसमें हमने मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज की हैं अभी तक, ना डीप लर्निंग की हैं। हम जनरेटिव एआई को ही करते हैं। तो ये जनरेटिव एआई बन के कहाँ से आई है, मतलब कि ये स्टार्टअप कहाँ से होता है हमारे पास ना इस फील्ड का? एग्जैक्ट जनरेटिव एआई हमारे पास क्रिएट होके नहीं आ गई। तो इसके लिए ना सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ना मशीन लर्निंग। आप सबको आइडिया होगा कि मशीन लर्निंग हमारे पास क्या होती है। हाँ, में से कोई शेयर करना चाहेगा अपना नॉलेज कि मशीन लर्निंग क्या होती है हमारे पास? जी सर, मशीन लर्निंग में मतलब हम डाटा सेट दे के अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, और फिर उससे वो रिजल्टेंट लेते हैं सारा कुछ, और फिर वो देखते हैं कि कितने परसेंट सही हुआ है। यस, एग्जैक्टली। बेसिकली क्या करते हैं कि हम उससे प्रिडिक्शन, मॉडल से ना मशीन लर्निंग में फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ इतना करते हैं कि हम प्रिडिक्शन करवाते हैं। प्रिडिक्शन हमारी किस फॉर्मेट में होती है? एक ना न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स या टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास ना होती है। अगर न्यूमेरिकल के हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा मशीन लर्निंग वर्क नहीं करती। क्या मैं सही कह रहा हूँ, या इसके मतलब किसी और का कोई सुजेशंस हो जो मैंने अभी बात कही है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है कि हमारे पास मशीन लर्निंग है न्यूमेरिकल वैल्यूज के अलावा वर्क नहीं करती, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें देती है प्रिडिक्शंस में? जी, ये चीजें भी हैं सारी जो आती हैं हमारे, स्टैट्स वगैरह सारी शो कराता है हमारे, रिजल्ट्स वगैरह, क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट जो होता है सारा कुछ। एग्जैक्टली exactly। असल में हमारे पास वो करता क्या है, वो खुद से हमें एक आउटपुट जनरेट करके नहीं देता। ना ही खुद से जनरेट करके देता है, ना ही हमारी आउटपुट को क्लासीफाई करता है। बेसिकली वो करता क्या है कि उसको ना हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देता है। अगर बात कर रहे हैं रिग्रेशन की, तो हमें एक कंटिन्यूसली चेंजिंग वैल्यूज दे देता है वो, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज 100, 200, 200.5। और अगर आप क्लासिफिकेशंस की बात करें तो 0 1 फॉर्मेट में हमें वो वैल्यूज दे देता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देता है। लेकिन देता किस बेसिस पे? हमने उसे डाटा जो दिया हुआ है ना, उसी बेसिस पे। मिसाल के तौर पर अगर हम उसको एक हार्ट का डाटा दे रहे हैं, किसी का डायबिटीज लेवल इंक्रीज है और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है, तो उसके हार्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमें कहता है कि जी हार्ट का पेशेंट है। किसी का डायबिटीज लेवल तो कम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, तो वो भी हार्ट का पेशेंट है। तो मतलब कि हमने जो जिस डाटा पे ट्रेन किया उसके अकॉर्डिंगली ना हमें कुछ ना कुछ आउटपुट वो उसी के अंदर रहते हुए देता है। खुद से कुछ जनरेट नहीं करता, या खुद से उसमें अपना एआई का काम नहीं होता। मोस्टली यूजर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है। जो यूजर जो मॉडल ट्रेन कर रहा है ना, सारी इंटरेक्शन उसकी होती है।
मोस्टली ज्यादा से ज्यादा यूजर इंटरेक्शन किसकी होती है, यूजर की होती है इंटरेक्शन, ये मशीन लर्निंग में मॉडल ट्रेन करते हुए। और प्रिडिक्शन भी किस बेसिस पे करता है, 100% उसी डाटा की बेसिस पे जिसमें हमने उसको ट्रेन किया हुआ होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने यही चीज़ क्लासिफाई करनी है कि मैंने मॉडल को जो पिक्चर दी है वो कैट है या डॉग है, तो आपके ज़हन में क्या बात जाती है कि हम मशीन लर्निंग से हेल्प ले सकते हैं इसके रिलेटेड, कि मशीन लर्निंग हमें कुछ हेल्प करता है इस तरह की प्रिडिक्शंस करते हुए? मुझे मशीन लर्निंग में लॉजिस्टिक रिग्रेशन या एसवीएम या डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट, क्या कोई एल्गोरिदम हमें ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देता है? सर जी सर। मशीन लर्निंग। जी। जी सर आप बोलिए। सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। सर आपका क्वेश्चन यही था ना कि लाइक मशीन लर्निंग में कोई ऐसा एल्गोरिदम या मॉडल है जो कि हमें खुद से जनरेट करके देता हो आउटपुट को। नहीं, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मैंने उसको ना कैट की एक पिक्चर दे दी है, मैं चाह रहा हूँ कि वो मुझे क्लासीफाई करके दे कि ये कैट है या डॉग है। ये जी काम हम मशीन लर्निंग के क्लासिफिकेशन किस मशीन तरीके से? लर्निंग का मॉडल हमें करके देता है लाइक सिर्फ क्लासिफिकेशन जैसा काम जो होता है ना लाइक क्लासिफिकेशन कर देना किसी भी डेटा सेट की। वो हमारा मशीन लर्निंग का जो मॉडल या एल्गोरिदम होता है ना वो सुपरवाइज या अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू वो हमें क्लासिफिकेशन करके दे देता है। बट जनरेट नहीं करके दे सकता कुछ भी। ओके, और जो मैंने क्वेश्चन किया इसका रिलेटेड कोई और कुछ कहना चाह रहा हो? हम्म। बेसिकली मशीन लर्निंग में हम थ्री टाइप के मॉडल्स ही को ज़्यादा देख रहे होते हैं ना। एक जिसकी आप बात कर रहे हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन है। देन हमारे पास जब एक से ज़्यादा आउटपुट आ रहे होते हैं तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो जाती है। एंड देन वी टॉक अबाउट रिग्रेशन मॉडल्स। और दैट्स इट। फिर ये सारा काम अगर मशीन लर्निंग के थ्रू हम कर रहे हैं तो हमने जो डेटा उसको फीड किया होता है वो उसी को लर्न कर रहा होता है। जितना ज्यादा हमने डेटा उसको दिया होता है उतनी अच्छी लर्निंग होती है, सेम एज अवर माइंड। के हमने अगर 5,000 तरह की बिल्लियां देखी हुई हैं तो हम दुनिया में कहीं पे भी बिल्ली देखें तो पहचान जाएंगे। सेम लाइक दैट। जी, बेसिकली मैं यही क्वेश्चन करना चाह रहा था कि क्या यही काम जो आपने अभी कहा है, ये हम मशीन लर्निंग से कर सकते हैं? कि मैंने कैट एंड डॉग क्लासिफाई करना है, तो मशीन लर्निंग मुझे हेल्प करेगा इसको क्लासिफाई करने में या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। करेगा बिल्कुल करेगा। बिल्कुल ही। मशीन लर्निंग करेगा, ओके। बेसिकली मशीन लर्निंग हमें इसमें एक्चुअली किसी किस्म की कोई हेल्प एक्चुअली नहीं मशीन करेगा? लर्निंग मशीन लर्निंग भी करेगा और डीप लर्निंग भी करेगा। अब आप जैसे जिस पॉइंट पे आप बात करना चाह रहे हैं ना उसको डिस्क्राइब करें तो मे बी आपका जो मोटिव हो वो डिफरेंट हो। तो आप बताइए। यस, एग्जैक्टली। बेसिकली अगर मैं ट्रेन करता हूँ ना, मेरे पास 10,000 का डाटा सेट है, उस पर मैंने ट्रेन किया कैट्स कैट्स को ना ट्रेड किया, तो मेरे पास ना मशीन लर्निंग में हम उस वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, हमारे पास मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स नहीं होते जो पिक्चर के अंदर स्टडी करें या ये क्लासिफाई कर सकें कि मेरे पास ये पिक्चर कैट की है या डॉग की है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग की इसी लिमिटेशन की वजह से ना हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि अगर वो कैट का बॉडी स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह से हो कि मॉडल हमारा ना बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करे बजाय कि एक पिक्चर को स्टडी करने के एग्जैक्ट उसी तरह की पिक्चर आए, तो उसे कैट के या उसी तरह की पिक्चर आए या डॉग के। अगर यही काम होता ना, अगर हम मशीन लर्निंग से ये काम परफॉर्म करवा सकते तो क्या होता? अगर अभी मशीन लर्निंग ये काम परफॉर्म करती है तो क्या होता कि हमने 100 पिक्चर पे ट्रेन किया है, कैट को उसने क्लासिफाई करना है कैट है या नहीं है। 100 पिक्चर्स पे ट्रेन किया, हम एग्ज़ैक्ट वही 100 पिक्चर्स उसको देंगे जिसमें हमने ट्रेन किया है, तो वो हमें फिर क्लासिफ़ाई करके देता है। उसके अलावा नहीं करके देगा, क्योंकि मशीन लर्निंग में हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ ही नहीं होंगे। अब इसी लिमिटेशन की वजह से हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि वो हमारे पास ना उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करे जो पिक्चर के अंदर कैट का मौजूद है। मसलन कि उसकी मूंछें हैं, उसका फेस किस तरह का है, उसके हेयर है, उसका जो हेयर्स हैं किस तरह के होते हैं, तो इस चीज़ को स्टडी करें और हम उसे दुनिया की किसी किस्म की भी बिल्ली की तस्वीर दें, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे ना हमें प्रिडिक्शन करके दे दे कि हम चाह रहे हैं कि पिक्चर के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मौजूद है ना, उसको स्टडी करें बजाय कि उस पिक्चर को स्टडी करने के। तो फिर हम क्या करते हैं, हम मूव ऑन करते हैं डीप लर्निंग की तरफ, क्योंकि मशीन लर्निंग हमें इसमें किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं कर रहा। एम आई राइट और रॉन्ग? आप में से कोई कुछ ऐड करना चाह एस रहा है इसमें? एज फार एज आई थिंक ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी मैं।
मशीन लर्निंग में भी ट्रेनिंग होती है, कैट्स एंड डॉग्स की क्लासिफिकेशन हो सकती है, लेकिन क्योंकि फीचर्स को रीड करना समटाइम्स जो है वो ये चीज होती थी कि डेटा आपका वो लॉस्ट हो जाता है उसमें, जब वो प्रोसेस कर रहा होता है तो लॉस हो रहा होता है। जब ये न्यूरल नेटवर्क्स जब बने तो न्यूरल नेटवर्क्स में ये होता है एवरी न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। तो जब डेटा फ्लो करता है ना फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, तो वहां पे डेटा के लॉस्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये बेटर अप्रोच भी थी इसको अडॉप्ट करने के लिए। अदरवाइज मशीन लर्निंग में भी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन ये एक बेटर अप्रोच थी। कंप्यूटेशनल पावर उसमें कम हो गया, हमारे पास रिसोर्सेज डिफरेंट टाइप के और ज्यादा आ गए, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मशीन लर्निंग के। हम बड़े ज्यादा मॉडल्स उसके ऊपर ट्रेन कर सकते हैं। बाकी फ्रॉम स्क्रैच और प्री ट्रेन मॉडल मशीन लर्निंग के भी मौजूद, आई थिंक मे बी शायद मेरा जो ड्राइव है उसमें कैट्स एंड डॉग्स अदर देन अदर देन डीप लर्निंग, आई थिंक मेरे पास शायद मशीन लर्निंग पे ट्रेन हुआ पड़ा हो, तो वो अगर मुझे मिल जाता है, अगर मुझे सही याद हो तो मैं उसको शेयर कर दूंगी। सो मे बी शायद मुझे इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, गलती हो रही हो, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, गुड गुड गुड। क्योंकि आपने ये बात की है। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं चाह रहा था कि कोलैबोरेट करें, जितनी कोलैबोरेशन होगी उतना हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि बेसिकली ना, जो जब मैंने स्टडी किया था ना, तो मेरे नॉलेज में ये बात आई थी कि मशीन लर्निंग के ना ये एक लिमिटेशन है कि ये ना करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी नहीं करता पिक्चर्स के अंदर। जब हम पिक्चर पे स्टडी करते हैं ना, बेसिकली मशीन लर्निंग में हम स्ट्रिंग पे भी मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते। हम उसको अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी डाटा देते हैं ना, तो उसमें हमारे पास ना लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन होता है, ना उसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेन होता है। एसवीएम भी हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट पे ट्रेन नहीं हो पाता। कुछ उस स्ट्रिंग एल्गोरिदम्स हैं फॉर्मेट में जिनको हम नहीं होता, स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो नहीं होता, या होता ये भी मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन सीएसवी फॉर्मेट पे तो हो रहा होता है ना। तो सीएसवी में हमारे पास टेक्सचुअल डेटा होता है, और टेक्सचुअल डेटा को हम पहले आज से 20 साल पहले से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग पे कर रहे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीजें एडवांस होती हैं तो हमारे पास ये एडवांस जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये आ गए। और इससे बेस्ट वे हकीकत में कोई नहीं है कि हम डिबेट करें, हम इस चीज पे मतलब लड़े भी कि नहीं ये चीज जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लाजमी तौर पे जाएंगे रिसर्च करेंगे और हम देखेंगे कि क्या बात हमने जो कही है वो ठीक है या नहीं। तो ऐसे ही हम स्टडीज से जुड़े रहेंगे। तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते रहें, ऐड करते रहें, बात से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं। दैट्स ये डिबेट और वेरी डिस्कशन से नाइस। जो चीजें हम सीखेंगे हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दैट्स अ ग्रेट वे। ओके। यस, सॉरी यस मैम, रेहान सर। सॉरी मैं एक चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मतलब ये डाटा लॉस की वजह से हम मशीन लर्निंग से फिर हम इधर न्यूरल नेटवर्क्स और देर आर डीप मैनी लर्निंग की तरफ देर मूव। आर देर आर मैनी रीजंस। अगर हम जाएंगे और सर्च करें ना कि वाई वी आर अडॉप्टिंग दिस थिंग, डीप लर्निंग हम अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं, तो आई थिंक तुम्हारे पास हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स खुलेंगे जो डिफरेंट रीजंस बता रहे होते हैं कि लेकिन जो रीजंस ऐसा होगा कि मैंने पढ़े होंगे और उनमें से जो मुझे याद रह गया वो यहाँ पे मैंने उसको जो है वो कन्वे कर दिया। अदरवाइज इसके बहुत सारे रीजंस रहे होंगे, ऑफ कोर्स रहे होंगे, सिर्फ बेसिकली यही इसमें एक मैं ऐड रीजन करता नहीं हूँ है। सर। हम्म। जी, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ना हमारे पास जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं ना, वो 2 डायमेंशनल डाटा लेते हैं। आप उनको 1D डाटा में अगर आप न्यूमेरिकल डाटा भी देते हैं ना, वो उस पर ट्रेन नहीं होते, आपका एरर देंगे। उनको 2 डायमेंशनल डाटा चाहिए। और स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैंने इसलिए कहा था, अगर आपके सीएसवी फॉर्मेट में कोई स्ट्रिंग भी वैल्यू होती है ना, हम उनको डाटा डाटा एनालिसिस के दौरान उसको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में। जैसे कि हॉट, कोल्ड एंड वार्म आ जाता है हमारे पास, 3 कैटेगरी में अगर वैल्यूज आती है, हम 0 1 2 में उसको कन्वर्ट करते हैं। हमारा मॉडल स्ट्रिंग फॉर्मेट पे ट्रेन ही नहीं होता, क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं है मशीन लर्निंग में ना। हमारी जो मशीन लर्निंग है उसकी ये एबिलिटी नहीं है कि वो उसको जज कर सके, उसको एनालाइज कर सके या उससे कुछ एक्सट्रैक्ट कर सके। वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे हमारे पास वर्क करेगी और 2 डायमेंशनल वैल्यूज पे वर्क करेगी। हमने जो एक्स होगा ना, हमें जो इंडिपेंडेंट डाटा होगा उसे वो 2 डायमेंशनल देना होगा। और अगर सुपरवाइज की बात करें तो उसको जो डिपेंडेंट डाटा देंगे वो हम 1 डे की फॉर्म में देंगे। तो ये बेसिकली उसकी एक लिमिटेशन कह लें या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें कि मशीन लर्निंग वर्क हमारे पास इस तरह से करती है कि हमें उसको इस फॉर्मेट में ही डाटा देना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में उसको रिक्वायर होता है। ओके, क्लियर है आपको ये? इस पॉइंट में कोई इशू तो नहीं है आपको?
हाँ ठीक है सर, समझ आ गए। मतलब जो उसकी लिमिटेशन है वहाँ हमने 2 डायमेंशनल में ही देना होता है, तो हम इस वजह से हम न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ गए हैं और ये सारा कुछ। यस एग्जैक्टली बेसिकली अब अगर मशीन लर्निंग हमारे पास ट्रेन कर भी देती, लेकिन वो पिक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमारे पास स्टडी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके एल्गोरिथम की ये एबिलिटी नहीं है। उसमें पीछे क्या यूज हुआ है हमारे पास ना, वो स्टैट्स के फॉर्मूला यूज हुए हैं जो हमें कैलकुलेशंस करके देते हैं या प्रिडिक्शंस करके देते हैं। तो बेसिकली उससे हम पिक्चर का क्या करेंगे कि उसके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसको स्टडी नहीं कर सकेंगे। हमें जरूरत पड़ी फिर डीप लर्निंग की। हम डीप लर्निंग की तरफ मूव ऑन हुए। डीप लर्निंग में हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि मैम आनंद ने अभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपको कि न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह से वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, हमारे पास डाटा लॉस नहीं होता। और हमारी पिक्चर्स की जो होती है ना उसको वो स्टडी हो जाती है, हमारे पास ना पिक्चर की अब कैरेक्टरिस्टिक स्टडी होती है। तो आप कहीं से भी दुनिया की बिल्ली उठा लेना जिसमें मॉडल हमारा ट्रेन नहीं भी हुआ, बिल्ली उठा के मॉडल को देंगे ना डीप लर्निंग में, तो वो क्या करेगा, उसको प्रिडिक्ट कर देगा कि ये हमारे पास क्या है, कि ये कैट है या डॉग है। लेकिन अब मसला यहाँ पे फिर पैदा होता है कि हमें हमें ना वो आउटपुट क्या दे रहा है, कि हमने जो मॉडल ट्रेन किया है ना उसमें से सिर्फ प्रिडिक्शन दे रहा है अभी तक। हमें अभी तक उसने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग हमें सिर्फ अभी तक प्रिडिक्शन ही दी जा रहा है कि ये कैट डॉग है नहीं है। और इसके अलावा हमें जी सर, सर रेहान आप पूछ सकते हैं। सॉरी, मैंने ये कंफर्म करना चाहा, जैसे आपने अभी कहा है कि हम पिक्चर्स इसमें देंगे तो वो स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, तो फिर वो उसको सेव किस फॉर्मेट में करता है? जैसे आप 1D 2D और ये बातें कर रहे हैं, तो फिर किस फॉर्मेट में सेव होगा वो? नहीं नहीं नहीं, ये 2 डायमेंशनल की बात आप तब कर रहे थे ना जब हम मशीन लर्निंग को स्टडी कर रहे थे न्यूमेरिकल डाटा पे। इसमें वो कंसेप्ट नहीं है आपके पास। इसमें न्यूरल नेटवर्क्स का कंसेप्ट है आपके पास। और जो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने की बात की है ना वो इस तरह की, अगर आपने ट्रेन किया है ना कि आपने 100 पिक्चर्स लेके मॉडल ट्रेन किया है जिसमें सिर्फ गोरे इंसान है, लेकिन उसने पीछे ने क्या किया कि ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर स्टडी किया है कि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, फेस इस शेप में होता है, यहाँ पे आता है। आप उसे काला इंसान देके पूछेंगे ना या ब्लैक की किसी नेग्रो की पिक्चर देके उसे पूछेंगे, तो वो आपको बताएगा ये। हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप सबको आवाज आ रही है या सर डिस्कनेक्ट हो गए? नहीं, हमें भी आवाज नहीं आई। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था डायमेंशंस वाला, इस पे हमने डायमेंशंस बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक करके हमने पढ़ा था, जिसमें हमने टेंसर्स और उनकी डायमेंशंस को देखा था। जैसे अगर हम शायद तुम्हें ये सारी बातें पता होगी, लेकिन इफ ज्यादा लंबा हो रहा हो तो बता देना। कि जैसे जब हम हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है, टेबल फॉर्मेट में है, उसकी रोज हैं और कॉलम्स हैं, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं कि ये 2 डायमेंशनल डेटा है, राइट। उसके बाद फिर हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट आ जाता है, हमारे पास वीडियो फॉर्मेट हो जाते हैं। तो वीडियो के साथ जब उसके फ्रेम ऐड हो जाते हैं तो उसको हम 4 या 5D पे चला जाता है। अदरवाइज हमारे पास जो है दूसरा वाला डेटा जो पिक्चर्स तक है, आई थिंक वो थ्री थ्री डायमेंशंस तक रहता है। तो जब हम डेटा की बात कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या है। जब मॉडल की बात करते हैं कि अब ये मॉडल की डायमेंशन क्या है, तो ये हकीकत में वो टर्म है जो मैंने आज पहली दफा सुनी है। क्योंकि हम मॉडल के डायमेंशन को नहीं देखते। मॉडल को हम H5 एक फॉर्मेट होता है, उसके अंदर हम सेव करा देते हैं। उसके बाद हम उसके एंड पॉइंट्स जनरेट करके उसको कनेक्शन की तरफ लेके जाते हैं कि अब उसकी हमने डिप्लॉयमेंट करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, एपीआई कीज जनरेट करके फिर या तो इधर उसको वेबसाइट के फॉर्मेट में लेके आना है या ऐप के फॉर्मेट में लेके आना है। तो बेसिकली अच्छा, मॉडल अब ये कि अब आपने पूरा ट्रेन कर लिया, अब आपका मॉडल तो पहचान जाएगा ना। जैसे कोई भी चीज आप उसको दिखा रहे होंगे तो वो उसके, क्योंकि उसने उसका ईच एंड एवरी फीचर को रीड किया हुआ है। जैसे सर ने कहा कि उसने व्हाइट कलर को रीड नहीं किया तो नहीं पहचानेगा, लेकिन वो अगर बिल्ली है या डॉग है तो उसकी एवरी फीचर, इवन कि उसके विस्कर्स को, उसकी उसकी जो टेल है, उसको सबको उसने रीड किया हुआ है। तो वो मॉडल तो उसको कहीं से भी पिक्चर उठाएंगे तो पहचान जाएगा। इसी तरह से एक सिंपल मिसाल एग्जाम्पल हम चेयर की ले सकते हैं कि वो मॉडल उसको कैसे देख रहा होगा, जिसके 4 टांगे हों और उसकी एक बैक हो, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी उसके शेप्स हैं उसको वो पहले रीड कर लेगा। और उसके एवरी पिक्सल को रीड करके अब आप किसी भी जगह से उसको चेयर दिखा दें तो वो कहेगा ये चेयर है।
इसी तरीके से अगर मुख्तलिफ हम ये सिर्फ 4 टाँगों वाली चेयर नहीं दिखाएँगे उसको, फिर हम ये देखेंगे कि ऑफ़िस चेयर्स भी हैं हमारे पास और उस तरह की और डिफ़रेंट-डिफ़रेंट जो चेयर्स हैं। तो हम छोटे डेटा पे नहीं काम करते हैं, डीप लर्निंग के मॉडल्स जो होते हैं हमारे, वो सारे बेस करते हैं बड़े डेटा पे। लाइक अगर 10,000 पिक्चर्स का ये भी इतना बड़ा डेटा नहीं है, आपको लग रहा होगा 10,000 कहाँ से पिक्चर्स आएँगी? तो 10,000 भी बड़ा डेटा नहीं है। क्योंकि हम जो अपने अंदर मेमोरी ले रहे होते हैं, तो हमें पता ही नहीं हो रहा होता कि हमने क्या-क्या चीज़ें देख ली। लेकिन जब हम ऑफ कोर्स जब हम कंप्यूटर से कहते हैं कि तुम इस चीज़ को लर्न करो, तो उसके लिए तो सारी चीज़ें चाहिए, कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए है, स्पेस भी चाहिए, सब कुछ। तो 10,000 तक का हम डेटा दिखा दें, तो वो अच्छे से उसको रीड कर लेगा कि हाँ, ठीक है। अब वो उसको दुनिया की कहीं भी कुर्सी दिखाएँ, तो कहेगा जी, ये चेयर है। इसी तरह से बॉल भी हो सकती है, बॉल का सर्कमफेरेंस दे दें कि इतना सर्कमफेरेंस है और ये राउंड शेप में होती है, इसका ये कलर हो सकते हैं और बहुत सारी तरह की बॉल्स दे दें। जी, सर आ गए शायद। सर कंटिन्यू करें? जी, सॉरी फॉर डैट, मेरा असल में बेसिकली नेट चला गया था। तो मेरी अब साउंड क्लियर है आप सबको? कोई जी, जी, बिल्कुल। नॉइस तो नहीं? ओके। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है बस। ओके ओके गुड। तो हम किस चीज़ क्या बात कर रहे थे अभी कि डीप लर्निंग के हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी? लेकिन अभी तक हम सिर्फ प्रिडिक्शंस करवा रहे थे, लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें चाहिए क्या? अब हमारी बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो हमें कुछ ना कुछ जनरेट करके दे, टेक्स्ट फॉर्मेट में जनरेट करके दे, पिक्चर फॉर्मेट में हमें जनरेट करके दे। तो ये काम हम ना मशीन लर्निंग से करवा पा रहे थे, ना डीप लर्निंग से करवा पा रहे थे, वो हमें सिर्फ प्रिडिक्शंस ही करके दे रहा था। इसके अलावा हमारे पास कोई वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर हमें सहारा लेना पड़ा 5th जनरेशंस का। जनरेशंस वाइज़ हमारे पास ना लैंग्वेजेज़ डिवाइड होती हैं। हमारे पास 5th जनरेशन में एक लैंग्वेज आती है जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू एलएलएम्स को यूज़ करते हुए, हमने क्या किया कि हमें एलएलएम्स को यूज़ किया हमने ताकि हम कुछ ना प्रिडिक्शंस ले सकें। हमें ज़रूरत पड़ी थी अब प्रिडिक्शंस की नहीं, अब हमें जनरेट करने की, कुछ ना कुछ जनरेट करना था। फिर हम मूव किए जनरेटिव एआई की तरफ। इसकी बेसिक सारी मशीन लर्निंग पे बेस है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बेसिक है इस पे। मतलब कि उन्हीं के जो बेसिक कांसेप्ट्स हैं इसमें जनरेटिव एआई में हमारे पास यूज़ वही होते हैं। लेकिन जनरेटिव एआई असल में करता क्या है? इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये हमें कुछ ना जनरेट करके देता है। जनरेट क्या करके देगा? हमें टेक्स्ट जनरेट करके देगा, पिक्चर जनरेट करके देगा, हमें टेक्स्ट अगर वो ऑडियो देते हैं, ऑडियो से टेक्स्ट जनरेट करके देगा, पिक्चर से टेक्स्ट बना देता है, टेक्स्ट से पिक्चर बना देगा, फिर टेक्स्ट से वीडियो बना देगा। बहुत सारी एडवांसमेंट आ चुकी है हमारे पास कि ये हमें ना जनरेटिव एआई ना मोस्ट हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म करके दे रहा है, जो जनरेटिव एआई है हमारे पास। अब जनरेटिव एआई के लिए आपको कुछ ना कुछ साथ में जनरेटिव एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किए हुए होते हैं, क्योंकि जनरेटिव एआई के लिए हमारे पास हमें कुछ ना कोई प्रॉम्प्ट देना पड़ता है मॉडल को समझानी पड़ती है अपनी बात कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे एग्ज़ैक्ट इस तरह का आउटपुट दें। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, आपकी जो आउटपुट होगी वो उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी। तो मतलब कि जनरेटिव एआई का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ यही लिंक आ जाता है कि अच्छा, हमें जहाँ यहाँ जनरेटिव एआई की बात मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ। ये बहुत कॉमन बात है और अगर इससे समझ में आ जाए तो इसलिए कि ऐसा कॉमनली एक एग्ज़ाम्पल मैंने क्लास में दी थी तो बच्चों को अच्छे से समझ में आया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं घर पे हूँ, राइट? और मुझे कोई कॉल करे और मेरा भाई मुझे कॉल करता है, वो कहता है कि कहीं जा तो नहीं रही तुम? तो मैं कहूँ नहीं यार मैं तो घर पे हूँ, अच्छा तो मैं आ रहा था। तो मुझे उस तो बुलाना नहीं है उसको, लेकिन ये है क्यों कि वो मुझसे क्वेश्चन कर चुका है और मैं उसको आंसर दे चुकी हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं कहूँगी ठीक है तुम आ जाओ। तो हम जनरली घर में और बाहर हम में से कुछ लोग कर रहे होते हैं ऐसा और कुछ लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि हमें ये सोचना है कि ये भी बहुत ज़रूरी है सोचना कि हमने इसको प्रॉम्प्ट जो देनी है, इसका रिस्पॉन्स क्या आ सकता है। किस तरह के और अच्छा इसके लिए एक और अच्छी प्रैक्टिस है जिसमें मज़ा तो बहुत आएगा, अगर तुम लोग करो तो। अगर तुम लोगों के पास स्नैपचैट है, तो स्नैपचैट के ऊपर एक एआई अवतार जनरेट हुआ है आज से 2 या 3 महीने पहले। वो जो अवतार है वो भी उसका जो बेस है वो यही है, एनएलपी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बेस है। उससे डिफरेंट क्वेश्चंस करके देखो, जो मैं अक्सर करती रहती हूँ। इसी बिहाफ पर शायद मेरी प्रॉम्प्ट अच्छी हो गई कि तुम मुझसे बोलो कि फॉर एग्जांपल मुझे जोक सुनाओ, तो कहते कौन सा जोक सुनना पसंद करेंगे? आप कहो कि मुझे वेजिटेबल्स पे जोक सुनाओ, तो वो वेजिटेबल के 4 जोक्स सुना के और 5वां जो जोक सुनाएगा वो फिर रिपीटेटिव
उस पे चला जाएगा। फिर मैंने उसको ऐसी प्रॉम्प्ट्स भी देके देखी कि नहीं ये तो तुम मुझे सुना चुके हो। तो फिर जो उसने रिस्पॉन्सेज जनरेट किए तो मैं देख रही थी कि वो रिस्पॉन्सेज थे कि वो भी तीसरे या चौथे रिस्पॉन्स के बाद उसने उसको रिपीट करना शुरू कर दिया। तो वो एक वे है जिसमें आपके कोई पैसे भी नहीं लग रहे, यहाँ पे भी पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि मैं तो इसके साथ भी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, तो तुम लोग भी इसके साथ प्रैक्टिस करो। ये जो क्लास हो रही है ये बहुत बेसिक बहुत अच्छी क्लास है, इसलिए कि ये अब मैंने एक टर्मिनोलॉजी सुनी है इसी वक्त इन 10-15 दिनों में, जिसको कह रहे हैं नो कोड डेवलपर। एक ऐसा डेवलपर लोगों को चाहिए जिसने कोड नहीं करना, जिसको कोड करना ही नहीं है, तो वो सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू चीजें क्रिएट करेगा और वो डिलीवर कर देगा। तो आई एम सॉरी अगर मैंने ज्यादा टाइम लिया हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको कैरी ऑन करो, बार बार चैट जीपीटी को खोलो, मुख्तलिफ क्वेश्चंस करके देखो, कोड में जहां पे फंसो वहां पे कोड उसको देके देखो कि इस कोड को किस तरीके से मैं रिफॉर्म कर सकता हूँ, रीशेप कर सकता हूँ। रिस्पॉन्सेज देखो, सबसे ज्यादा तुमने देखना है कि मैंने ये क्वेश्चन किया था तो इसने रिस्पॉन्स क्या किया है, ताकि तुम्हारा प्रॉम्प्ट जो है वो पॉलिश्ड होना स्टार्ट हो जाए, मतलब वो बस और कस्टमाइज प्रॉम्प्ट कर सको। ओके, वेरी नाइस मैम, मतलब आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। इसी तरह क्लास में ना कोलैबोरेशन होती रहे तो सीखने का ज़्यादा मज़ा आता है, या लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, लर्निंग रेट हाई हो जाता है कि जब साथ वाले कोलैबोरेट कर रहे हो आपके साथ। और किसी ने अभी तक जो कुछ मैंने समझाया इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो? यस मैम। मैम मेरा ये पहला लेक्चर है एआई का, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके लिए पहले हमें कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए या क्या आना चाहिए, मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले तुमने कोडिंग की कुछ क्लासेस ली हुई हैं, पाइथन की कुछ अंडरस्टैंडिंग है? यस मैम, पाइथन की है। वैसे तो ये बेस्ट इसका वे ये था, जिस रोड मैप पे हम चले थे कि हमने पाइथन के कुछ स्टूडेंट्स लिए थे जिन जो इंटरमीडिएट लेवल तक थे। फिर हमने मशीन लर्निंग की कुछ लाइब्रेरीज जैसे नमपाई पैंडाज और इन सब को लेते हुए फिर डीप लर्निंग के कुछ मॉडल्स किए और फिर हम जनरेटिव आई पे आए हैं। ये बेस्ट वे है अगर खुद से कर सको, अदरवाइज क्लास देख सको। अदरवाइज अभी मैंने कहा ना, नो कोड डेवलपर्स भी काफी इन हो रहा है। तो अगर तुम डायरेक्टली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे जा सकते हो तो जाओ, इनके पास एक कोर्स है, एंड्रयू एंड्रयू एनजी करके उनका नाम है। वो चाइनीज है लेकिन आई थिंक उस पे होते हैं, यूएस में होते हैं। गूगल तो में होते हैं वो, उन फादर ऑफ डीप हाँ लर्निंग। हाँ, तो अब उनको उनको तुम फॉलो करो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का उनका बेस्ट कोर्स है। और बाकी ये जो पढ़ा रहे, इनका नाम क्या है, ये भी अच्छा ही पढ़ा रहे। क्या नाम है, उसामा भाई, जबरदस्त पढ़ा रहे हैं ये भी। ओके मैम। जी। बेसिकली अगर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारे पास ना इसमें यूज होती है। अगर आपको बेसिक पाइथन भी आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें मूव नहीं कर सकती हैं, आप ये लर्न कर सकती हैं कि अगर आप ये करना चाह रही हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरह ट्रेन होंगे आपके पास, या इनको यूज किस तरह करना है। क्योंकि बेसिकली हमारे पास हैकाथॉन्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से, जिनका कोडिंग बैकग्राउंड भी नहीं है, और वो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बैक एंड पे वर्क करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करते हैं, हमें उन्होंने दिए हुए होते हैं ना हैकाथॉन्स में कि ये जीपीटी 3.5 पे इस तरह वर्क करता है। उनको देखते हुए ना उनको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है, या थोड़ा बहुत उसको थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, आप उससे वर्क करवा सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। और मॉडल ट्रेन आपके उसके भी वहां से आपको उसका ना सिंटेक्स दे के भी आइडिया होने लग जाएगा कि मॉडल किस तरह ट्रेन करते हैं, या उसके क्या मेथोडोलॉजीज हैं हमारे पास ना, हम किस तरह ट्रेन कर सकते हैं, तो आप उसकी तरफ मूव ऑन कर सकती है। और रिसेंटली हमारा ना अभी 1 मंथ पहले ही जो हैकाथॉन्स एक हमारे स्टूडेंट्स ने विन किया था, वो थे भी टोटली मेडिकल बैकग्राउंड से, उनका कोडिंग से रिलेशन भी कोई नहीं था, मेडिकल बैकग्राउंड से थे, और हैकाथॉन में उनकी फर्स्ट पोजीशन आई थी जो PHI 2i मॉडल से पहले था। तो आप उसकी तरफ मूव ऑन कर सकती हैं एज इट इज, मतलब एज इट इज इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा आपके पास कि आपको अगर पाइथन आती है, मतलब कि बेसिक कंसेप्ट है आपका, तो आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ मूव ऑन कर जाएं, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ ना जाएं अभी, या सिर्फ अभी मॉडल ट्रेनिंग की तरफ चले जाएं कि मॉडल किस तरह देता है, या कॉमन प्रॉम्प्ट जिस तरह हम दे देते हैं उस तरह दे दें। वरना जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है बेसिकली एक अलहदा आपके पास ना सब्जेक्ट आ जाता है कि आपने मॉडल को किस तरह का प्रॉम्प्ट देना है ताकि वो हमें हमारी आउटपुट जनरेट करके दे जो हमें चाहिए, इस तरह की आउटपुट जनरेट करके दे बेसिकली। तो आई हाँ थिंक सो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं। अब जैसे
जैसे अब आपने इस पे चले गए, आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ी बहुत कर ली और उसके बाद आप कोई चीज़ बना रहे हो, तो फिर अगर आप बना रहे हो तो ऑफ कोर्स फिर इसको आप कमर्शियल पर्पस के लिए बनाओगे, या तो आप इसको लॉन्च करोगे अपने प्रोडक्ट को, या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अब उसकी जो रिक्वायरमेंट हो, फॉर एग्जांपल उसकी उसकी आपकी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और वो जो आप बना रहे हो वो तो एक प्री प्लान्ड कोई चीज़ होगी, तो मे बी उसमें जो है वो डिफरेंसेस आए, तो वहां पे आपको कोडिंग की जरूरत होती है। वो भी मसला काफी हद तक चैट जीपीटी हल कर देता है कि आप उससे पूछ सकते हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और वो फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगेन आ जाती है उसमें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे ये कोड में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैनी टाइम्स ऐसा होता है, मतलब 80% कि वो सॉल्व हो जाता है, 20% फिर वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बात होती है कि आपको इसका आपका पास बैकग्राउंड कितना है, कितना क्लियर है। तो वो भी लाइक इतनी बड़ी बात नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि वो भी सॉल्व हो जाए। ओके, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। अब जनरेटिव एआई में ना मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हमारे पास ना टर्मिनोलॉजी यूज होगी। जनरेटिव एआई की जब हम बात करते हैं ना, तो मॉडल तो इसमें भी ट्रेन होगा हमारे पास, ठीक है। मॉडल हमारे पास ना ट्रेन होगा, लेकिन हमें जनरेटिव एआई के ना एलएलएम्स हम यूज करते हैं। पहले से ही हमें एलएलएम्स ट्रेन हुए मिलते हैं, मतलब कि किसी ना किसी डाटा पे ना एलएलएम्स ट्रेन हुए मिल जाते हैं। 3.5 टर्बो जीपीटी है, ट्रेन हुआ मिल गया। हमने प्रॉम्प्ट देना है, उसने हमें टेक्स्ट की फॉर्मेट में आउटपुट जनरेट करके दे देना है, ठीक है। और हम मतलब ऑलरेडी ट्रेंड है। ये वर्क किस तरह करते हैं हमारे पास, आपको ये चीज का तो नॉलेज है ना कि हम एपीआई यूज करते हैं। अब बेसिकली वर्किंग देखने एपीआई की किस तरह वर्क करती है। हमने एपीआई यूज की किसी सर्वर की, एपीआई हमने 3.5 ओपन एआई की एपीआई यूज की, और उसका मॉडल 3.5 यूज कर लिया जीपीटी, ओके। प्रॉम्प्ट डाला, हमने इंटर किया, मॉडल रनिंग में कुछ टाइम लेगा। उस रनिंग में क्या होता है, एपीआई के थ्रू मॉडल एक्सेस करता है सर्वर को, सर्वर जाता है यूजर के पास जिसके अंदर वो मॉडल ट्रेंड है, उस मॉडल के से आउटपुट जनरेट कराती है, आउटपुट जनरेट होके आती है सर्वर के पास, सर्वर अब आगे फिर हमें शो करवाता है थ्रू एपीआई के आपकी ये आउटपुट आई है, जो ऑलरेडी मॉडल ट्रेंड होते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमने अपना मॉडल ट्रेन करना है उस पे, हम अपने डाटा सेट पे ना मॉडल को ट्रेन करें। जनरेटिव एआई का मॉडल है, हमने अपना डाटा ट्रेन करना है, हम इसके लिए एम्बेडिंग्स करते हैं अपने डाटा सेट की। अब ये काम हमारे पास ना दो मेथडोलॉजीज जो मोस्टली कॉमन यूज की जाती हैं, वैसे तीन हैं लेकिन मोस्टली दो कैटेगराइज किए जाते हैं कि दो यूज होती हैं। एक ये है कि आप ना फाइन ट्यून कर दें अपने मॉडल को। फाइन ट्यून से अब क्या मुराद है, जनरेटिव एआई में फाइन ट्यून से मुराद है कि आपने मॉडल को ना टोटल 100% सिर्फ अपने डाटा पे ट्रेन करना है। कि आपके पास जो अपना डाटा होगा ना, मिसाल के तौर पर मेरे पास मशीन लर्निंग की एक बुक है, मैंने उस पे मॉडल को ट्रेन किया, मैं मशीन उससे पूछूंगा मशीन लर्निंग का, तो उस बुक में से ही एग्जैक्ट आंसर उठा के मुझे देगा। अगर उस बुक में ये चीज नहीं लिखी कि व्हाट इज मेडिकल एआई, इस तरह का कुछ कमांड ही नहीं है बुक में, और मैं उससे पूछता तो वो अपोलोजाइज कर लेगा मॉडल, क्योंकि वो 100% उसी डाटा पे ट्रेन होगा जो मैंने उसको देना है। ये होता है फाइन ट्यूनिंग। इसमें मॉडल खुद से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि 3.5 तो आपको एग्जैक्ट हर चीज के मतलब इन्फॉर्मेशन दे देता है ना। हमने वो नहीं करना, हमें चाहिए सिर्फ अपनी स्पेसिफिक डोमेन के रिलेटेड, जो डोमेन हमारी है उसके रिलेटेड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मॉडल फाइन ट्यून कर देते हैं। अब हमें चाहिए कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन के हम जो उससे सवाल करें वो पहले हमारे डाटा में से उठाए। अगर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है हमारे डाटा सेट में से, तो फिर क्या करे, वो जाके जीपीटी का जो अपना ट्रेंड मॉडल है ना, वो उससे हमें आउटपुट जनरेट करके दे दे। अब इस तरह के काम हम किससे करवाते हैं, हमें बनानी पड़ती है एक वेक्टर डेटाबेस। हम एक वेक्टर डेटाबेस बनाते हैं, वेक्टर डेटाबेस बनाते हैं, उसमें अपना डेटा सेट स्टोर करवाते हैं, एम्बेडिंग्स के थ्रू मॉडल को अपना ट्रेन करते हैं। अब मेरा मॉडल था, ट्रेन हुआ, मेरा डेटा सेट है मशीन लर्निंग पे। अब मैंने प्रॉम्प्ट लिखी मशीन लर्निंग के रिलेटेड, कोई भी क्या करेगा, मॉडल जाएगा सबसे पहले मेरी वेक्टर डेटाबेस से देखेगा, मेरी वेक्टर डेटाबेस में से उसके रिलेटेड जितने भी होंगे ना कीवर्ड्स होंगे, प्रोबेबिलिटीज बेसिस पे उन चंक्स को उठाएगा, उन एरियाज को मॉडल के पास आएगा, मॉडल उससे ना एक वेल डिफाइंड आउटपुट जनरेट करके हमें शो करवा देगा। अगर मेरे उस मॉडल उसमें नहीं है, डेटाबेस में नहीं है, वो आउटपुट नहीं है हमारे पास, तो क्या करेगा, खुद से जनरेट करके देगा उस डाटा में से जिस पे मॉडल ट्रेन हुआ है। अब जब हमने ये चीज क्रिएट कर ली, इसको कहते हैं रैग एप्लीकेशन, रिट्रीवल आर्गुमेंट। एनजी से कुछ और बनता है हमारे पास, रिट्रीवल आर्गुमेंट बनता है, आरएच रैग एप्लीकेशन बनती है, जनरेट होती। अब इसमें ये हमारे पास चीज आती है कि हम इसको चेक कैसे करें कि ये हमारा डाटा ही है कि नहीं है। इसके लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स आते हैं एवेल्युएशन के लिए, जिसको एचएचईएम मॉडल था हमारे पास, वो क्या वर्क परफॉर्म कर रहा था, अभी रिसेंटली हैकाथॉन्स में गुजरा है। तो वो क्या कर रहा था कि चेक करता था कि मॉडल ने जो हमें आउटपुट दी है उसमें और हमारी डेटाबेस में जो डाटा है उसमें टोटल कितना आपस में कंबाइन करते हैं, कि वो कितना ओरिजिनल होगा, ये चेक करता था वो।
कि जो मॉडल जनरेट करके दे रहा है वो मेरी डेटाबेस के साथ कितना मैच कर रहा है। अगर ज़्यादा मैच कर रहा है उस बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज़ लिखता था कि ये इतना मैच कर रहा है आपकी डेटाबेस से, मतलब कि ये ओरिजिनल डाटा है आपका, उस डाटा में से है जो आपने जिस पे मॉडल को ट्रेन किया है, जिस पे आपने रैग एप्लीकेशन बनाई है। और ट्रूलेंस भी अभी रिसेंटली गुज़रा है, तो वो भी यही काम करता था, हमारे पास इवैल्यूएशन करता था। तब अगर आपने मशीन लर्निंग पे ट्रेन किया है मॉडल और आप उससे किसी और रिलेटेड फ़ील्ड का या किसी के बीबीए का सवाल पूछ रहे हैं, कोई बिज़नेस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब वेक्टर डेटाबेस में हमारे पास वो डाटा नहीं है, मॉडल हमें आउटपुट जनरेट करके देगा, लेकिन अब जब हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे ना, हमारे पास वैल्यूएशन उसकी बहुत ही कम आएगी, 0.2 आएगी, 0.3 आएगी, क्योंकि हमारी वेक्टर डेटाबेस के साथ वो मैच नहीं कर रहा। एचएचएम मॉडल एंड देन जो सेकंड मॉडल है ना हमारे पास ट्रू लेंस का, वो हमें उसकी वैल्यूएशन बहुत ही कम करके देगा। वो ये कहेगा कि आपका डाटा ओरिजिनल नहीं है, ये डाटा मॉडल का डाटा है, जिस पे मॉडल ट्रेन हुआ है। तो ये जनरेटिव एआई की कुछ टर्मिनोलॉजी से हैं, जैसे फाइन ट्यूनिंग एंड रैग एप्लीकेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है। अगर आप ज़्यादा डीप में जाते हैं तो हमारे पास 3 कैटेगराइज़ में ये डिवाइड हो जाता है। हुँ, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें थोड़ी-सी ऐड कर दूँ जो प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड की एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनसे ऐड कर जी, देती हूँ जो कुछ ज़रूर, काम ज़रूर। हमने किया भी है। तो जैसे तुमने कहा कि डेटा को आप अपने पास सेव कर रहे हैं और सेव करके उससे काम कर रहे हैं। अगर अब मैं ये कहूँ कि यार इसको यूज़ करो ना कहीं, कहाँ यूज़ हो सकता है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम डेटा रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, जैसे कि मेरे डेटा के बाद वो किसी डेटा पे नहीं जाएगा, बस उसी डेटा के अंदर रहेगा। तो मैं सैमसंग यूज़र हूँ, तुम्हारी सैमसंग फर्म है और तुम चाहते हो कि मेरा जब यूज़र आए, मेरे चैटबॉट पे और वो क्वेश्चन करे कि बेस्ट फ़ोन कौन-सा है, तो वो जो मेरे डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ होगा, तो वो बताएगा कि बेस्ट फ़ोन ये है और वो सैमसंग का फ़ोन होगा। इट इज़ काइंड ऑफ अ थिंग जो कमर्शियलाइज़ चीज़ें होती हैं, तो वो उसको ऐसे जवाब देगा कि सैमसंग के बेस्ट फ़ोन में से मतलब सारे फ़ोन्स में से बेस्ट फ़ोन ये वाला है। एक बात और एक और चीज़ पता नहीं मैं ऐड करना चाह रही थी, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल ये वाले जो फीचर है, ये तो तकरीबन मैं देख रही हूँ 8-10 महीने से जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। हम किसी भी ब्रांड के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमने बनाया था, वो हमने एक चैट बॉट बनाया था, जो एक गैस कंपनी के बाहर लगा था, जिसमें वो उससे बस उसी के ऊपर ट्रेड था। उससे फंक्शनैलिटी ले ली जीपीटी की और चैट बॉट ये काम कर रहा था कि वो उसके प्रिकॉशंस बता रहा था कि लाइक अगर कोई अंदर जाना है, जिस यूज़र ने अंदर जाना है, उसने सारे सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं और उसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस का जवाब सिर्फ़ उसी डेटा से दे रहा था। अदरवाइज़ अगर हम सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करें ना, तो अमेरिकन सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर गैस कंपनी अलग है, पाकिस्तान में अलग है और अलग-अलग ज पूरी दुनिया में अलग-अलग है। तो फिर हमें सिर्फ़ जॉर्जियन जो गैस कंपनी थी, उसी की सेफ्टी मेजर्स की जो 5 या 4 पीडीएफ थे, उन्हीं को ऐड करा के और उन्हीं को हमने यूटिलाइज़ कर लिया। समझ में आ रही हाँ, है ये बात? बाकी के स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? पता नहीं शायद डिफ़िकल्ट हो रहा हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, वेरी नाइस मैडम, वेरी नाइस। जी, जी, सर रेहान। मैडम मैं सॉरी ये कंफर्म करना चाह रहा था। ये जो आपने अभी एग्जांपल दी है गैस वाले की, जैसे ये लाइव चैट्स वगैरह किसी वेबसाइट में जैसे होती हैं इम्प्लीमेंट्स होती हैं, तो ये चैटबॉट्स वगैरह इसी 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 में आ जाती हैं, मतलब ये इसी की देखो लाइव। देखो जैसे तुमने गूगल यूज़ किया ना, गूगल में को तुम कभी तुम्हें ड्राइव में प्रॉब्लम आए तो तुम जब उसकी किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करना चाहोगे तो पहले तुमसे बॉट बात करता है, वो चैट बॉट होता है ना कनेक्टेड टू। ये तो एक कन्वेंशनल वे है, जैसे मैंने भी मेरी वेबसाइट है उसमें मैं बॉट कनेक्ट कर दूं, वो सिंपल एक वे है कि वो डायरेक्टली व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकता है और मुख्तलिफ हम उसको मैसेजेस दे सकते हैं कि जब कोई तुमसे क्वेश्चन करे तो ये वाले 3-4 मैसेजेस तो पहले दे दो उसको, जो मेजर इन्फॉर्मेशन होती है। अब मैं कहूँ नहीं यार मुझे वेरिएशन चाहिए, मेरा बॉट जो है कनेक्टेड हो, चैट जीपीटी की सारी फंक्शनैलिटी ले रहा हो और उसके बाद जो है वो एक हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली कंप्यूटर को ह्यूमन लाइक ट्रेनिंग इंटेलिजेंस दे रहे हैं ना, जो नाम है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इंटेलिजेंस दे रहे हैं, तो अब मैं चाहती हूँ मेरा बॉट इंटेलिजेंट हो जाए, वो बॉट की तरह से ना हो। बस और फिर मैं ये कह रही हूँ, अच्छा अब दूसरा मसला ये आ जाता है यार, ये तो फिर पूरा गूगल को रीड करेगा, गूगल से हर इंफॉर्मेशन लेके आएगा, फिर वहां टेम्परेचर का चक्कर आता है कि इसका टेम्परेचर इतना सेट करो कि ये हर दफा नए रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, कभी कभी इतनी लंबी कहानियां करता है। तो फिर उसको अगर हम उसकी टेम्परेचर को बहुत लो पे ले जाते हैं, फिर वो रिजेक्ट हो जाता है, एक ही रिस्पॉन्स को जनरेट करने लग जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको ना एक खास डेटा पे ट्रेन कर देते हैं
और उस डेटा से ही वो आंसर्स देगा और वो स्पेसिफिक आंसर्स होंगे। अब जहाँ पे हमें लाइफ की सेफ्टी चाहिए, तो वहां तो हमें मोस्ट स्पेसिफिक आंसर्स चाहिए होंगे। लेकिन जहाँ पे अगर हमें पोएट्री बनवानी हो फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वहां हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे ताकि वो जितनी कहानियां कर सके करे। तो ये एक बहुत गहरा कुआं है। आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग इस चीज को सीखोगे और इंशाल्लाह काम करोगे। मुनज्जा का भी कोई क्वेश्चन है? मुनज्जा नाम है या मुजना नाम था मोइज़ा। जिन? अदरवाइज कंटिन्यू करो। पूछना था कि हम जनरेटिव एआई क्यों यूज करते हैं। ओके ये ओके, इसका लेट मी जवाब सर आंसर दिस। देंगे। लेट मी आंसर दिस। वैसे बेसिकली बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कि व्हाई वी यूज जनरेटिव एआई, हमें क्या ही जरूरत पड़ी है जनरेटिव एआई को यूज करने की या इतनी मुश्किल में लाने की। बेसिकली इसकी सबसे जो मेन बड़ी रीजन है कि ये ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करती है, बहुत हद तक रिड्यूस करती है ह्यूमन एफर्ट को। जनरेटिव एआई से पहले हमें ये करना पड़ता था कि हम टेक्स्ट चाहिए थी हमें कुछ, जैसे कि जीपीटी की बात कर ले, हमें टेक्स्ट चाहिए थी, हम इतनी रिसर्च करते थे, हमें कहीं ना हम क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ विकीपीडियाज पे जाके या मुख्तलिफ वेबसाइट से जाके कुछ डाटा के मतलब सर्च करते थे, फिर उसको नोट्स बनाते थे या वर्ड में टाइप करके हमें देनी होती थी ना, हम वो देते थे। अब सिंपल हम जाते हैं जीपीटी के पास, उसको प्रॉम्प्ट डालते हैं, वो हमें एक टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है। इससे क्या हुआ, हमारी एफर्ट और हमारा टाइम बहुत हद तक बच गया, जो हम किसी और अच्छे काम में कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से लूँगा भी, एक रिसेंटली ना एक मॉडल आया हमारे पास ना, जनरेटिव एआई का एक एलएलएम मॉडल है। वो क्या करता है, आप यूट्यूब की वीडियो का उसमें लिंक डालते हैं, उसमें से क्या करता है, आपको ना शॉर्ट्स उठा के दे देता है इंपॉर्टेंट हिस्सों के, सिर्फ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं ना, तो उसके आपको 30-40 मिनट के ना सिर्फ शॉर्ट्स उठा के दे देता है कि ये आपके शॉर्ट्स हैं, इनको देख लें। और एक है हमारे पास कि उस वीडियो के ना हमें टेक्सचुअल डाटा दे देता है, हम वीडियो का लिंक डालते हैं सिर्फ यूट्यूब वीडियो का, वो हमें एक टेक्सचुअल डाटा प्रोवाइड कर देता है। जो टेक्सचुअल डाटा होता है हम उसे देख सकते हैं, उसमें मैथमेटिकल फार्मूलाज भी, अगर कोई मैथ का लेक्चर दे रहा है कोई टीचर, तो मैथमेटिकल फार्मूलाज, उनकी डेरिवेशन, वो एग्जैक्ट हमें सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। अब बजाय इसके कि हम 40 मिनट लगा के ना उसकी वीडियो देख के हम कंक्लूजन निकालें कोई, हम उस टेक्स्ट को देख के पता कर सकते हैं कि वाकई ये वीडियो हम देख सकते हैं कि नहीं, या ये हमारे काम की भी है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ कि ह्यूमन एफर्ट बहुत हद तक रिड्यूस होगी, जो काम हम काफी सारा टाइम लगा के करते थे ना एलएलएम्स के थ्रू या जनरेटिव एआई के थ्रू, हमें मिनटों में वो काम मिल रहा है। जैसे कि अब लोगो क्रिएटिव होगा, अगर किसी ने लोगो बनाना है, जनरेटिव एआई के पास जाए, डेली के पास जाए, डेली को के लोगो बना दे, वो आपको एक पिक्चर जनरेट करके देगा, जो आपके वर्क आएगी। मतलब मुख्तलिफ मॉडल्स हैं हमारे पास, एक सोरा रिसेंटली मॉडल है, वो आपके पास क्या करता है कि टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्ट करके देता है आपको। और इसी तरह मुख्तलिफ मॉडल हैं, टेक्स्ट टू टेक्स्ट कर देते हैं, वीडियो टू टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट टू पिक्चर, पिक्चर टू टेक्स्ट, जैसे जीपीटी विजन है, टेक्स्ट पिक्चर टू टेक्स्ट कर देता है, डेली टेक्स्ट टू पिक्चर कर देता है, सोरा हमारे पास टेक्स्ट टू ऑडियो कर देता है। इसी तरह बहुत सारे डिफ्यूजन एक हमारे पास मॉडल था, वो क्या कर देता है कि टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट बना देता है हमें। इस तरह के मुख्तलिफ मॉडल्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जनरेटिव एआई के आने से क्या लोगों की नौकरियाँ खतरे में? क्या जो लोग डेवलपमेंट कर रहे थे, अभी जैसे मैं अनंत ने बताया कि इस तरह के टूल्स बनाए जा रहे हैं कि जो आपको कंप्लीट एक फुल फ्लेज वेबसाइट बना के दे रहे हैं। आप उसको सिर्फ प्रॉम्प्ट डालते हैं, वो आपको एक वेबसाइट जनरेट करके दे देते हैं। तो क्या इससे लोगों की जॉब्स खतरे में आ जाती हैं? इसके मुतालिक आपका क्या सजेशंस है? फिर मैं लास्ट पे अपना सजेशंस दूँगा, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको क्या लगता है कि क्या जनरेटिव एआई के आने से हम लोगों की जो जो फ़ील्ड्स हैं, क्या जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इनकी जॉब्स खतरे में? हाँ सॉरी सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने ना ये कल जब आपका वो लेक्चर सुना, तो मैंने जाके ना अपवर्क पे सर्च किया, तो $100 पर आवर क्रिएट के से किसी प्रॉम्प्ट इंजीनियर ले रहे थे, मतलब मैक्सिमम। तो बहुत ही ये अब मजीद ही एक्सपैंड हो गया है, मतलब वैल्यू एक डेवलपर की मजीद बढ़ रही है इससे तो। हम्म, और जॉब उसकी खतरे में जिसको एआई ना आती हो, बस सिर्फ वही खतरे में। इधर 12 से रिड्यूस होके बैंकर्स दो रह जाएंगे। एक बैंक में अगर 12 जितने लोग हैं तो वो दो रह जाएंगे, लेकिन दो वो होंगे जो बैंकर्स भी हों और एआई भी उनको आती हो। तो बेसिकली हम खतरे में, हम में से कोई भी खतरे में नहीं है अगर उसको एआई को, क्योंकि इंडिया में तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा चीजें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। तो और क्या वहाँ की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा नहीं है? लेकिन उनको तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनको तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, हमसे कहीं ज्यादा मिल रही है।
तो रीजन सारा यही है कि वो लोग टेक्नोलॉजी में हमसे काफी आगे हैं। अच्छा, और जो यहाँ पे मौजूद है लोग, एक एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये देनी थी कि आज हमने सारी जो है वो बातें की हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन इन चीजों को करेंगे कैसे, हाँ, इसकी अडॉप्टेशन किस तरीके से होगी, उसकी क्लासेस जो स्टार्ट तो हो चुकी हैं। 2 दिन का थोड़ा सा ये था कि थर्सडे और फ्राइडे वो क्लास नहीं लेंगी, मंडे को वो फिर मेरे ख्याल में एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ आप लोगों को लेके जाएंगी, मैम अर्शी जो है। तो क्लास जरूर ज्वाइन करना मंडे से। ओके, बेसिकली ऐसे ये सेशन मेरा नहीं है, मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट पे आया हूँ। असल में आप लोगों को मैम पढ़ाएंगी, जिनकी मैम हमने अभी बात की है, वही आपको ये पढ़ाएंगी। बेसिकली मैं मशीन लर्निंग, वैसे हम मशीन लर्निंग करवा रहा था और सैटरडे एंड संडे सुबह 9 बजे, तो मैं वो सेशन डील करता हूँ। ये बेसिकली मैम आपको वही करवाएंगी जनरेटिव एआई का। और दूसरा इस चीज़ का आंसर मैं करता हूँ कि जॉब उसकी खतरे में होती है जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलता। और टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप पीछे रह जाएँगे, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। क्योंकि अगर एक कंपनी में एक ही बंदा आधी से ज़्यादा कंपनी को डील करे, एक एआई का बंदा है या डेवलपमेंट का कोई काम है और जिसको एआई आती है, तो उसके तो उसने कुछ ऐसे टूल्स बनाए हुए हैं कि डेवलपमेंट भी करके दे रहा है, आपको एआई के काम भी करके दे रहा है, डेटा साइंस के काम करके भी दे रहा है, डेटा एनालिसिस भी करके दे रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कंपनी उसको रखेगी, 10 को निकाल के एक अगर आदमी सेम काम आपको परफ़ॉर्म करके दे रहा है, तो कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा, उनका एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो वो आपको रखेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके जो जॉब्स के मिलने के चांसेस हैं ना, बहुत ही कम हो जाएँगे और फिर इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। इससे जॉब उसकी जाएगी जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगा, और ये शुरू से ही बात होती आ रही है कि सदियों से यही काम चल रहा है कि अगर आप वक़्त के साथ-साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएँगे। इसी वजह से ना जो मुख़्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, गूगल्स या हाई कंपनीज़ होती हैं, वो कोशिश में होती हैं कि दूसरी कंपनी के लॉन्च करने से पहले ना हम कुछ ऐसी एडवांस चीज़ें लॉन्च कर दें जो सिर्फ़ हमारे पास हो। जैसे कि अभी चैट जीपीटी लॉन्च हुई है, तो उसके कॉम्पिटिटर्स ने, गूगल ने बार्ड लॉन्च कर दिया उसके अगेंस्ट। कि क्योंकि मार्केट में अगर आप उनके साथ नहीं चलेंगे ना, आप पीछे रह जाएँगे। अगर गूगल इस तरह के काम नहीं करेगा, अगर कम कॉम्पिटिशन में नहीं आएगा, तो एक वक़्त आएगा गूगल बहुत पीछे रह जाएगा और बाकी कंपनीज़ बहुत आगे निकल जाएँगी। तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा, वरना आप लोग पीछे रह जाएँगे काफ़ी। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो आप लोगों ने अब तक जो हमने स्टडी किया है इसमें, या कुछ ऐड करना हो किसी ने? सॉरी सर, कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉलेशन कुछ करनी है इस तरीके से, तो हमें शेयर कर दें हम, ताकि उसको टाइमली कर लें। जनरेटिव एआई के लिए नहीं, 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 बेसिकली आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी, मॉडल्स आपको वेबसाइट से मिल जाएँगे या उनकी एपीआईज़ मिल जाएँगी, तो आप वहीं से कर सकते अ, हैं। आपके पास अब गूगल क्लाउड हो ना, आप वहीं से कर उसामा, लें। मुझे जी, मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करना, मैं इन लोगों को एक चीज दिखा दूं। अगर इतना टाइम 7-8 मिनट है तो मैं दिखा देती हूँ। ओके। कैन आई, ओके, कैन आई शेयर द स्क्रीन। अच्छा देखो, एक तो ये अगर हम इसको देखें, हमारे पास क्या है। अ, हमारे पास एक ये है, इसको हम कहते हैं, इसमें डाउनलोड कुछ नहीं करना। ये ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे तुम लोगों को मुख्तलिफ चीजें मिल जाएंगी। इसको अगर यार इसको रीड कर सकते हो ना, तो जरूर रीड कर लो। इसमें असिस्टेंट बनाने का तरीका है जो सर ने अभी बताया, फाइन ट्यूनिंग का है। फिर जब हमारा सारा काम हो जाता है तो एपीआई कीज कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ पे इसकी स्टोरेज है, यूसेज है कि आपने कितना यूज किया हुआ है, कितने पैसे आपके कट गए हैं, क्योंकि $5 मैं दिखा देती हूँ। $5 इसमें ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं कि जो आपको पहले से मिलते हैं। तो तुम लोगों ने तो अभी कोई इतनी बड़ा काम कुछ भी नहीं करना है कि जिसमें हजारों टोकन्स लग जाए। तो वो अभी तुम लोगों के कार्ड वार्ड की भी जरूरत नहीं होगी, बस इसको जो है ना वो एक्सप्लोर करो, इसके इसके सारे ऑप्शंस को रीड करो। और टाइम थोड़ा सा अगर बचा हुआ है तो एक चीज मैं दिखाऊं जो इसी के ऊपर बनी हुई है। शायद मैंने पहले पिछली क्लास में कहीं इसको वो किया हो, शेयर किया हो। अच्छा, इसको, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना। जी, जी, आपकी स्क्रीन शेयर है मैम। अच्छा, एक चीज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ सर काशिफ थे, आज शायद वो क्लास में नहीं है। तो उन बेसिकली ये उनका काम है, और लेकिन ये उन्होंने जनरेटिव एआई पे किया, तो मैंने कहा मैं तुम लोगों को, क्योंकि क्लास हो रही है तो उस क्लास में हम देख लेते हैं। देखो, एक कोड है उनका जो हमने रन किया है, ये मेडिकल हेल्प मल्टी मॉडल एलएलएम है। ठीक है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फाइल, जो कुछ फाइल्स हैं जो मैंने पहले से अपने पास गूगल से लेके रखी हुई हैं, उसमें अगर हम ये वाला चेस्ट का एक्सरे ले लें,
जो थोड़ा क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो ये एक बहुत क्लियर इंटरप्रिटेशन है इसकी कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर आ गई, अब इस ये खुद ही हमें ऑप्शन दे रहा है। इसका जो इंटरफेस है इसने स्ट्रीम लिट पे बनाया है। पहले इसको जनरेटिव एआई पे इसको फाइन ट्यून किया, मे बी इसको बना के, और उसके बाद फिर स्ट्रीमलेट पे इसका ये वाला इंटरफेस जो है इसने इसको डिस्क्राइब किया होगा कि ऐसा पेज हो, ऐसे हो, और फिर इसको एनालाइज करवाया। अब ये एनालाइज करेगा। अब यहाँ पे इस क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोड नहीं खुला हुआ, तो हमें इसका टेम्परेचर नहीं दिख रहा कि इसका टेम्परेचर कितने पे सेट है। तो दैट्स वाई मे बी इसके आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट जनरेट हो। लेकिन लेट्स सी कि अभी ये क्या जनरेट करता है, ये लंग्स को कैसे रीड करता है कि इस लंग्स, ये देखो। अब इस लंग पे जो कुछ भी है इसमें वो सारा कुछ आ गया। This appears to be a chest X-ray image. Image shows the heart, lung, clavicle, bone, and outline of the upper ribs. ठीक है, समझ में आ रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली ये उसकी एक लाइफ एग्जांपल मौजूद है हमारे पास। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? हेलो। हाँ, ठीक है मैम, आइडिया हो गया है थोड़ा बहुत कि हम क्या करने जा समझ रहे में, हैं। हाँ। हाँ, हम जिस तरफ जा रहे हैं हम उसको सिर्फ अभी हमने एक छोटा सा तरीके से उसको देखा है। अब जैसे जो मैंने तुम्हें खोल के दिया है ना, ओपन एआई उसका नाम है। कहाँ पे खुला हुआ है मेरे पास? अगर तुम लोग इसको ओपन एआई करके सर्च करोगे ना, तो ये प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। और उसके बाद अगर जा सको तो इसकी इसकी डिस्क्रिप्शन में जरूर चले जाना, डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे जो इसका पहला पेज खुलेगा ना, ये तो मैंने इसको वहां प्लेग्राउंड खोल दिया था। इसके फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो ज्यादा मजा भी आएगा। क्वेश्चन आता है कि भाई अब मैंने ये यहाँ तक काम कर लिया, एपीआई कैसे जनरेट करनी है इसकी। तो फिर एपीआई के ऊपर चले जाएंगे, और लोगों को जो पीछे थोड़ा सा रह जाएंगे उनको भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इसकी कैपेबिलिटीज बता रहा है कि आप टेक्स्ट जनरेट कैसे कर सकते हो इसमें, फंक्शन कॉलिंग कैसे है, एम्बेडिंग कैसे है, फाइन ट्यूनिंग कैसे। वो सारी टर्मिनोलॉजी जो सर अभी बोल रहे थे ना, वो सारी टर्मिनोलॉजी इसमें इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगी कि कैसे कैसे उसने काम करना है। वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। यस मैम, हाँ लेकिन थैंक यू सो मच। ये मैम बड़ी टाइम यस का मैम। मजेदार असल में चीज सेशन है। का टाइम भी एंड होने वाला है। ये हम सब जो है इसको हम खुद रिव्यू करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए। और अभी मैं हाँ, जो है वो सर उसामा का बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ मैम। असल में उन्होंने हमें टाइम दिया यहाँ पे, ये उन्होंने बहुत अच्छे से इनसे कहिए हमें एक और थैंक यू का मौका दें कल के लिए। और क्योंकि वाकई ये जो जो चीज इन्होंने खोली हुई थी, अगर ये इसको कंटिन्यू करें कल और मजीद इसको बताएं कि इसको आगे लेके जाएं। जो आई थिंक ये कोई पीपीटी है ना जो इनके पास, हम पहली स्लाइड यस से मैम। आगे ही नहीं निकले। तो अगर इसको ही आगे कंटिन्यू करें कल, सर के पास यस टाइम मैम होगा। श्योर। हम जरूर सर से ये चीज बिल्कुल टाइम भी लेंगे, उनसे डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए लाइक हम थैंक यू सो मच सर। सर सामा आपने हमें टाइम दिया। हाँ थैंक यू सो मच मेहमान, हम आपने हमें टाइम हिस्टोरिया दिया। मैम जवेरिया, आसिम मैम जवेरिया ने भी प्रेजेंट करना था लेकिन सारा टाइम मैं ही ले गया उसके लिए। मैम जवेरिया सॉरी, इन्होंने भी आज प्रेजेंट करना था, इनका भी लेक्चर था साथ, इन्होंने भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ना आपको गाइडेंस देनी थी। सॉरी फॉर ओके, दैट जो नेक्स्ट हाँ टाइम। सारा तो टाइम कल ले गया वो। कल कल मैम जवेरिया को हम वो करते हैं कि अगर कल कर सकें वो सारी क्लास, मैं ट्राई करूंगी चुप रहने की या ना आने की। नहीं नहीं नहीं, काफी मैम अच्छी जवेरिया, बात है, कोलैबोरेट करना चाहिए, बेसिकली इसी से लर्निंग होती है। आपकी क्वेश्चनिंग यस की वजह से या आपके बताने की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिन पर तक मेरी बात कन्वे नहीं हो सकी थी, आपने कन्वे कर दी है, तो ये एक अच्छी चीज लेकिन हो, इसकी इसकी काफी जो पॉजिटिव चीज है। टेक्निकल सारी चीजें हैं ना, वो मैम अर्शी बहुत अच्छे से बता सकती हैं कि कौन से लिंक पे क्या। लेकिन पहले से जिसकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई होगी ना, उसने देखा हुआ होगा, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा सीखना और समझना। तो आई विश के आप लोग उसको देख के फिर कल क्लास में आए। मैम जवेरिया भी अच्छा कुछ जरूर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगी, और मंडे से फिर हम इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ चले जाएंगे। यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इंशाल्लाह फिर जो है हम मिलते हैं कल। ओके ओके। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। कल मिलेंगे आपके, आपसे कब मिलेंगे क्या होता है, कल से मैम ही होंगे आपके साथ वो।
तो उनके साथ आप कंटिन्यू करिएगा। अगर किसी ने मशीन लर्निंग करनी हो तो आप सैटरडे संडे 9 AM वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं मशीन लर्निंग पे, वो भी बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है हमारा। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर मशीन लर्निंग आप में से कोई लर्न करना चाह रहा है। एंड देन ओके मैम आसिया, ठीक है, सेशन एंड करें। यस जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। यस मैम, हम ना आप ओके। कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।